तो आज के एडिटोरियल सेशन में हम आज बात करेंगे। आज 16 जुलाई है, आज संडे है। तो देखिए आज एडिटोरियल तो आएगा नहीं, तो हम जनरली न्यूज़ को देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और जो बेस्ट जो न्यूज़ होंगे एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं उसी की बात करूँगा। और इसको पढ़ाने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके पास इसकी न्यूज़पेपर की कॉपी होगी और ये आप सुनने के बाद से आप खुद से रीडिंग करेंगे, क्योंकि ऐसे मेरे बताने का कोई मतलब नहीं हुआ। आप 2x करके भी सुन सकते हैं मेरी वीडियो, उसके बाद आपको पढ़ना खुद ही है। और आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका खुद माइंड क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे केवल सुनने नहीं, आपको इससे इंग्लिश वर्जन को समझना है ताकि अपने कॉम्प्रिहेंसन के में ये फ़ायदा करेगा। प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी बनती है जब खुद से आप उस चीज़ को डिफाइन करेंगे तो। ठीक है, तो पहला न्यूज़ जैसे कि है, इंडिया और यूएई सेट टू यूज़ रूपी दिरहम फॉर ट्रेड। देखिए अभी हमको पता है कि नरेंद्र मोदी जी जो अभी पेरिस गए थे, उसके बाद से इन्होंने अब यूएई में विज़िट किया है और इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था आरबीआई और जो सेंट्रल बैंक है यूएई का, उसके बीच में, कि अब जो होगा रूपी और दिरहम के बीच में ट्रेड होगा। रिसेंटली हम लोग न्यूज़ सुने थे कि जो रूबल में ट्रेड हो रहा था रसिया के साथ, जो ऑयल जो परचेस कर रहा था इंडिया, तो वो रुपीज़ में ट्रेड कर रहा था। तो वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट से क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि स्विफ्ट मैकेनिज़्म के बदलने के बाद से जो यूज़ करता था रसिया, वो क्योंकि अब उस पर सैंक्शन लग गया था, तो अब वो डॉलर में तो ट्रेड कर नहीं सकता। इस वजह से उन लोग क्या किए थे, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। तो इंडिया मेजरली ये कोशिश कर रहा है कि जितनी भी कंट्री के साथ पॉसिबल हो वो रुपीज़ के साथ ट्रेड करे, क्योंकि अब जो ग्लोबल एक जो रुपीज़ जो ट्रेड होता था जो डॉलर में, उससे इंडिया टिल्ट हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन का असर जब डॉलर अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, जब यूएस अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है घटाता है, तो उससे इंडिया के इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस वजह से इंडिया जो है अब ये ट्रेड करना चाहता है रुपीज़ में। ठीक है, तो ये न्यूज़ था इसमें। तो हम बात करेंगे इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें यह है कि आरबीआई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है, जो सेंट्रल बैंक है यूएई का, उसके बीच में एमओयू साइन हुआ है कि अब ये ट्रेड होगा। प्लस एक और बात हुआ है कि जो दोनों कंट्री है उन लोग के बीच में जो ये कार्ड होता है, कार्ड से पेमेंट किया था, तो वो कार्ड का स्विच होगा। जो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूपीआई को एक्सेप्ट करता है यूएई, उसी तरह से अब कार्ड पेमेंट जो होगा वो भी वहाँ पे होगा, दोनों कार्ड के बीच में ट्रांजेक्शन। जैसे कि आपके पास अगर रुपए कार्ड है तो वहाँ पे आप उसको स्विच कर सकते हैं यूएई के बैंक में, और उसको वहाँ से एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये स्विच होगा वहाँ का यूएई का इंडिया में और इंडिया का यूएई में। ठीक है, प्लस अभी आईआईटी दिल्ली का एक ब्रांच यूएई में भी खुलने वाला है, इसकी भी बातचीत हो रही है। और इंडिया और यूएई, जैसे यूएई अभी COP 28 का प्रेसिडेंसी रखा है, उसके वहाँ पे मीटिंग होने वाली है, तो ये भी एक इन्वायरमेंट के से रिलेटेड भी बातें होंगी। जैसे यूएई कुछ दिन पहले ही गल्फ सिटी में, आपको पता ही है कि एक फूड पार्क खोलने वाला था। तो इन दोनों के बीच में जैसे ट्रांजिशन होगा, ट्रेड के बीच में इंटरलिंक होगा, तो इन सब सब्जेक्ट्स पे बात हुआ है। तो अलग अलग डायमेंशन देख सकते हैं कि इकॉनमी के बीच में, इकॉनमी में क्या बातचीत हुआ है, उसके बाद से एग्रीकल्चर में क्या बातचीत हुआ है, फिर उसके बाद से ट्रेडिंग में क्या बात हुआ है, उसके बाद एजुकेशन के सेक्टर में क्या बात हुआ। तो ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। आगे देखिए इधर तो कोई, जैसे ये आयुष्मान भारत जो है, उसमें आयुष्मान भारत पता ही है हेल्थ के लिए होता है, इसमें बहुत सारे डेटा ब्रीच हो रहे थे। जैसे कि हम लोग कुछ दिन पहले ही एम्स का डेटा जो ब्रीच हुआ था उसमें देखे थे। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह की हेल्प से, जैसे कि एआई जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अब इसको प्लेस करके हम लोग को फ्रॉड जितना भी होता है उसके अंदर, आयुष्मान भारत के अंदर जैसे कार्ड होल्डर हैं, वो बेनिफिशरीज जो हैं वो इलीगल तरीके से पैसे ले लेते हैं, जो एक्चुअली में बेनिफिशरी हैं वो नहीं इसका फ़ायदा उठा पाते हैं, जो गलत तरीके से लोग होते हैं वो फ़ायदा उठा पाते हैं इसका। तो वो एआई उसको टैकल करेगा जो भी फ्रॉड होगा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ खास न्यूज़ नहीं था। आज दो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट थे, उसकी हम बात करेंगे। एक जो आपका न्यूज़ आपका था ये सतीश धवन वाला जो स्पेस सेंटर वाला, तो इसकी हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो देखिए ये 3rd लूनर मिशन था इंडिया का। आपको पता ही है कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये तो तीसरा मिशन था ये चंद्रयान 3। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से ये लॉन्च हुआ था। अभी ये लॉन्च हुआ है फ्राइडे को। तो देखिए चंद्रयान 3 जो है, इसको इसरो बनाया हुआ है, और ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से ये जा रहा है। जैसे लॉन्च व्हीकल क्या होता है, लॉन्च व्हीकल से ही किसी भी पेलोड को, किसी भी स्पेसक्राफ्ट को हम लोग लॉन्च करते हैं, तो उस व्हीकल में ही सारे पेलोड होते हैं। पेलोड क्या होता है, जो मटेरियल हमको ले जाना होता है ऊपर की तरफ। तो
जो भी हमको स्पेस में मटेरियल ले जाना है उसको पेलोड में रखते हैं और वो लॉन्च व्हीकल के थ्रू वो ऊपर जाता है। तो इस लॉन्च व्हीकल का नाम था LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। लेट अगस्त में ये जो अपना सर्कुलेशन है जो ये मून का ये पूरा करेगा और 100 किलोमीटर जब अब पहुँचेगा तब ये काम फिर से आएगा आपका इसरो का, और वो उसको इस जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था चंद्रयान 2 के टाइम पे जब 2019 में उसको वहाँ पे प्लेस करने वाले थे मून पे, तो 100 किलोमीटर जब ये अबव था तो आपका जो उसका नाम था विक्रम, वो आपका जो लैंडर था वो उससे संपर्क टूट गया था और वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अभी क्या है कि इसी चंद्रयान 3 में क्या होगा, 100 किलोमीटर जब अबव रहेगा लैंडिंग से तो फिर उसको सेफली लैंड करवाया जाएगा। और ये क्या है, एक 6 व्हील लगे हुए हैं इस लैंडर में और इसमें बॉक्स शेप का एक रोवर लगा हुआ है, उसी को लैंड करवाया जाएगा। लैंडर लैंड कर देगा, रोवर का काम स्टार्ट हो जाएगा। रोवर में आपके पेलोड लगे होंगे, अलग अलग काम करेंगे उसमें। तो देखिए जो ये आपका एस सोमनाथ जो है वो चेयरमैन इसरो के, वो इसकी डिटेलिंग के बारे में बताए हैं कि जैसे कि क्या फेलियर रहा था चंद्रयान 2 में, क्या स्पेसिफिक चीज़ें हम इसमें ऐड किए हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि जैसे लैंडर में 4 पेलोड लगे हुए हैं, एक CHASTE लगा हुआ है CHASTE जो कि इस थर्मल प्रॉपर्टी की जांच करेगा वहाँ पे, प्लस इसमें रंभा लगा हुआ है RAMBHA, ये सरफेस पे जाएगा और उसकी डेंसिटी को देखेगा, प्लाज्मा डेंसिटी कैसे बदल रही है, कैसे चेंज हो रही है, उसको चेक करेगा। फिर ILSA लगा हुआ है। ILSA क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिज्मिक एक्टिविटी, ये सिज्मिक एक्टिविटी को देखेगा, ठीक है। उसके बाद से आपका ये लेज़र लगा हुआ है, लेज़र क्या करेगा, ये मून के डायनेमिक्स चीज़ों को देखेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। अब रोवर जो है, रोवर में क्या है, उसमें लेज़र लगा हुआ है, उसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं, एक लेज़र जो है लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगा हुआ है जिसको LIBS बोलते हैं, प्लस एक आपका अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है जो कि ये सब क्या करेगा, ये स्टडी करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे मिनरल्स हैं कि नहीं, इन सब के बारे में वहाँ पे जांच करेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे क्या कंपोजिशन है, वहाँ की सॉइल में क्या मिनरल्स हैं, क्या वहाँ पे पानी की कहाँ कहाँ किस जगह पे अवेलेबल है, ये सब के बारे में जांच करेगा, ठीक है। अगर इंडिया इस मिशन को सक्सीड कर लेता है सक्सेसफुली अगस्त में, तो फिर इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा। इसके पहले जो कंट्री होती हैं USA है, रसिया है और चाइना है, तो इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा जो ऐसा काम किया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए टोटली देखिए न्यूज़ यही है, हम लोग को जानने के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, जो हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है बस उतना ही चीज़ें जानना है, तो इतना इनफ होगा। लेकिन चलिए एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि स्पेक्ट्रो इसमें पोलरीमीटर और जैसे कि सेप जो है SHAPE ये लगा हुआ है, ये क्या करेगा, विल स्टडी द अर्थ फ्रॉम लूनर ऑर्बिट, ये अर्थ से लूनर ऑर्बिट को स्टडी करेगा। ये किसका प्रोपल्सन, ये जो प्रोपल्सन जैसे 3 चीज़ें हैं ना, एक लैंडर है, एक रोवर है और एक प्रोपल्सन है, ये 3 चीज़ें हैं। तो लैंडर की तो बात हम लोग कर ही लिए जिसमें कि 4 आपके लगे हुए हैं पेलोड, और रोवर में 2 पेलोड हम लोग देख लिए, प्लस आपका प्रोपल्सन में एक सेप लगा हुआ है जो कि स्टडी करेगा अर्थ फ्रॉम द लूनर ऑर्बिट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये टोटली इस मिशन के लिए में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के बारे में वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा और देखते हैं कि जैसे चंद्रयान 2 जैसे कि अनसक्सेसफुल रह गया था, लेकिन अभी देखते हैं कि चंद्रयान 3 जो होता है कि वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं। होप हम लोग यही मनाएंगे कि वो सक्सेसफुल हो जाता है, कि इंडिया 4th कंट्री में अपना एक, क्योंकि हम लोग चंद्रयान 1 और 2 ऑलरेडी हम लोग प्लेस कर चुके, चंद्रयान 2 में हम फेलियर हम लोग देख चुके हैं। तो इस बार जो कमबैक हुआ है 2019 के बाद से, तो ये अच्छा ही कमबैक होना चाहिए, ठीक है। तो वो जब अगस्त में जब वो पहुंचेगा तब उसकी हम बात करेंगे, ठीक। अगला देखिए न्यूज़ क्या है, अगला है कि वाई इज़ देयर अ कंट्रोवर्सी ऑन द फॉरेस्ट बिल, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसमें देखिए मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा कि एक फॉरेस्ट बिल जो है ये अभी आपका 2021 से ये चल रहा है, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है। तो इसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ठीक है। इस बिल में क्या हुआ है कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास रखा गया। देखिए 3 सेशन होते हैं, एक विंटर होता है, एक बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है। तो मानसून सेशन जो है अभी स्टार्ट होने वाला है आपका 20 जुलाई से मे बी, तो ये 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाला, तब ये इस बिल पे बात होगा। अब देखिए बिल जो होता है ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी बिल होता है उसमें कुछ प्रोसेस होता है। जैसे पहला प्रोसेस होता है इंट्रोडक्शन होता है बिल का, जब इंट्रोडक्शन होता है उसी टाइम पे बिल को गैजेट में
लिख दिया जाता है कि वो बिल जो है उसके नाम को, उसके जो भी चीज़ें फीचर हैं उसको लिख दिया जाता है गैजेट में, मतलब वो ऑफिशियली उस गैजेट में प्लेस हो जाता है। उसके बाद से उसकी पहली रीडिंग होती है, ठीक है। पहली रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता, बस बिल के बारे में बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड रीडिंग होती है। सेकेंड रीडिंग में ही आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसी में आपका डिस्कशन और ये सब, इसमें कमेटी का स्क्रूटनी होता है। क्या क्या होता है इसमें? जनरल डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद से कमेटी का स्टेज आएगा, वही कमेटी वाला ये है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, फिर कंसिडरेशन स्टेज इसी में आएगा। अब ये सेकेंड रीडिंग के बाद से आपका जाता है थर्ड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग के बाद से जो होता है बिल जो होता है ये सेकेंड हाउस में जाएगा, और सेकेंड हाउस में पास होने के बाद से बिल जो है ये प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाएगा, ठीक है। वहाँ पे प्रेसिडेंट का वीटो काम आता है, वो वीटो का यूज़ कर सकता है, अदरवाइज वो बिल को साइन कर देता तो बिल वो एक्ट बन जाता है, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है। और बजट का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बजट में क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है, फिर जनरल डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद से स्क्रूटनी होती है डिपार्टमेंट कमेटी द्वारा, फिर वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट होता है, फिर उसके बाद से आपका अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है जिससे वो पैसे निकलते हैं CFI से, फिर उसके बाद से वो फाइनेंशियल बिल पास हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या दिक्कतें, क्या चीज़ें हैं? कुछ डेटा है जो आप लिख सकते हैं, जैसे कि 1951 से 1975 के बीच में जो फॉरेस्ट है वो 4 मिलियन तक फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। लेकिन जब ये एक्ट पास हो गया 1980 में, तो जो ये डिस्ट्रॉय हुआ था, और तो 1980 से 2023 तक जो ये फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय हुआ वो 1 मिलियन पे आकर रुक गया। तो ये बिल पास होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, ये बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की बात हो रही है इसमें, 1980 का जो एक्ट था फॉरेस्ट कंजर्वेशन, उसी को अमेंड किया जा रहा है इसमें। इसमें क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स। तो इसमें क्या होगा, जो रिसोर्सेज जो होते हैं फॉरेस्ट में, तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप ट्री वाले रिसोर्सेज ले सकते हैं, प्लस फूड वाले रिसोर्सेज ले सकते हैं, तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो उन रिसोर्सेज पे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाया जाएगा, उसकी बात की जाएगी इसमें। 1980 का ही एक्ट है, 1980 के एक्ट में तो यही किया गया था, जो आया था वो एक्ट। उसके बाद से बहुत सारे चीज़ें प्रोटेक्शन हुई थी, तभी तो 1 मिलियन ही डिस्ट्रॉय, 1 मिलियन हेक्टेयर ही डिस्ट्रॉय हुआ था। उसके पहले तो 4 मिलियन हेक्टेयर डिस्ट्रॉय हो चुके थे ऑलरेडी। तो ये उसी को अमेंड करेगा ये बिल। तो फिर उसके बाद से क्या होगा कि उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक और एक्ट है जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो राइट प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट डिवेलर्स को, जो ये बोलता है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज़ जो है फॉरेस्ट डिवेलर्स कर सकते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। वो स्पेशली उन्हीं के लिए होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट। और ये जो एक्ट है ये क्या करता है, उन चीज़ों को हटाता है, मतलब ये रिसोर्स को प्रोटेक्ट करता है। अगला फॉरेस्ट राइट एक्ट जो था वो ट्राइबल को प्रोटेक्ट करता है, और जो फॉरेस्ट रिसोर्स एक्ट है वो रिसोर्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफरेंस था। देखिए गोदावरमन केस जो था उसमें फॉरेस्ट के राइट को, फॉरेस्ट की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया था। उसी के बाद से 1996 में के बाद से ना फॉरेस्ट की डेफिनेशन पे अलग से बात होने लगी थी कि फॉरेस्ट के अंदर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि अब जैसे वो एक इस एक्ट के अंदर में केवल वही फॉरेस्ट का डेफिनेशन जो था 1996 में जो गोदावरमन केस आया था उसी को नहीं रखा जाएगा, जबकि वो सारे भी फॉरेस्ट, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा एरिया जो ऑफिशियली फॉरेस्ट के अंदर में डिक्लेयर नहीं है वो, लेकिन फॉरेस्ट है वो, लेकिन फॉरेस्ट के डेफिनेशन में नहीं आता है वो, तो फिर उसको भी इसके अंदर में कवर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या है कि सभी स्टेट जो हैं वो गोदावरमन केस को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अब हर स्टेट का अलग अपना एक्ट होगा, अलग इन द सेंस की मीनिंग उनका अलग होगा फॉरेस्ट को डिफाइन करने का, तो वो हर स्टेट इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद से क्या है कि जैसे आपको पता है कि ये फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी हमारी 1988 में आई थी, उसका ये मोटो था कि हम थर्ड जो अपने जोग्राफिकल एरिया उसका थर्ड एरिया जो है हम अपने फॉरेस्ट से कवर करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि ये रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, 21% ही हो चुका है। तो ग्लोबली भी यही चीज़ें एक मेज़र है कि जिसमें 33% फॉरेस्ट एटलीस्ट कवर होना चाहिए किसी भी मतलब कंट्री के लिए। तो अभी 21% हमारा चल रहा है। फिर उसके बाद से अगर ये 20% आपका जो फॉरेस्ट है, अगर इसमें हम ये अदर जो ये फॉरेस्ट अगर अदर मतलब ट्रीज़ को अगर कवर करें तो ये 24% एरिया ही आता है टोटली, ठीक है। तो अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो अब ये अमेंडमेंट क्या बोल रहा है? पहला तो अमेंडमेंट ये है कि ये बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना, कार्बन न्यूट्रल करना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट को बनाया गया है बिल को। फिर इसके बाद से भी ये पास होगा तो एक्ट बनेगा। इसमें क्या है कि जो पहले फॉरेस्ट एक्ट कंजर्वेशन एक्ट था उसका नाम चेंज करके इसका वन अधिनियम इसका नाम रखा गया, ठीक है, वन अधिनियम। और इसका पहले क्या नाम था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद से क्या है कि एक्ट जो है वो अप्लाई होगा सारे एरिया पे
वो कौन से एरिया पे अप्लाई नहीं होता। अमेंडमेंट ऑल्सो से दैट द एक्ट वुड नॉट अप्लाई, वुड ओनली अप्लाई टू द लैंड नोटिफाइड इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड फॉरेस्ट। ये जैसे 1980 का क्या था कि जो 1980 और के बाद जितने भी मतलब वो फॉरेस्ट के अंदर में आ गए थे, उस एरिया पे ये एक्ट अप्लाई होगा। पूरे एरिया पे नहीं, ये केवल उसी एरिया पे अप्लाई होगा जो 1980 के टाइम पे और उसके बाद से जो एरिया फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आए थे उन एरिया पे अप्लाई होगा। ठीक है, बट उसके बाद से क्या है कि 1980 से लेके 1996, क्योंकि 1996 में तो डेफिनेशन ही आ गया था फॉरेस्ट राइट का। ठीक है, उसके बाद से जो फॉरेस्ट लैंड है जो 100 किलोमीटर दूर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से, कि मान लीजिए इंडिया का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उस एरिया को हो सकता है कि किसी और चीज़ में पर्पजली उसको चेंज किया जा सके। ठीक है, प्लस इसमें ये है कि जो प्राइवेट पार्टी जो रिफॉरेस्टेशन करती है, हमको पता है कि जो माइनिंग वोनिंग ये होता है उसमें क्या होता है, कैंपा के थ्रू जो होता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो होता है उसके थ्रू जो होता है प्राइवेट कंपनी जो होती हैं वो एफॉरेस्टेशन करती हैं। तो अब एफॉरेस्टेशन जो कर रही है कंपनी उसको भी फॉरेस्ट डेफिनेशन के अंदर में ला दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट ओनर जो होगा उसका जो फॉरेस्ट होगा वो उसके ओनरशिप से वो हट जाएगा, फिर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। गवर्नमेंट का यही मोटो है कि इस कार्बन सिंक बनाना है 3 बिलियन टन, जैसे कि गवर्नमेंट का ये 2030 तक ये मोटो है, तो वो उसको जो पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था उसको पूरा करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद से देखिए जैसे कि ऑन द अदर हैंड स्टेट वर ऑल्सो अप्रोप्रिएशनिंग फॉरेस्ट टैक्स मीन फॉर प्लांटेशन टू कंपनीज फॉर माइनिंग ऑपरेशन contravention of the act's intent. The amendments thus were necessary in centre's view to craft a new solution beyond the act's original intent to only keeping forest from the being exploited for industrial uses amid। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो लैंड वही वाला जो बात की थी एफॉरेस्टेशन कैंपा वाला, कि कहीं माइनिंग वाला यूज़ हो रहा है, कहीं फॉरेस्ट को काट के माइनिंग पर्पज से यूज़ हो रहा है, तो उस जगह पे एफॉरेस्टेशन करवाना ये इस एक्ट में बात किया गया था इसका। अब ये ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है, जैसे कि इसमें जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में 31 मेंबर हैं, अब उसमें 18 जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इसमें एजिटेशन किस बात के लिए हो रहा है, जैसे अलग अलग पार्टी, डीएमके पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल पार्टी, ये सब जो है अपोजिशन में खड़े हैं। वो क्या बोल रहे हैं, पहला तो ये बोल रहे हैं कि जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन जो रखी गई है वो हिंदी जो है वन अभियान, वो वन अधिनियम, उसको चेंज करने की बात, क्योंकि ये संस्कृत वर्ड है और लैंग्वेज के बेस पे इसको वो किया जा रहा है। दूसरा ये है कि जैसे कुछ एरिया जैसे 1980 और 1996 के बीच में फॉरेस्ट वाले को कवर किया गया, तो वो छोटा डेफिनेशन थोड़ा सा और ब्रॉड करने की बात हो रही है। प्लस आपका जो है जो ये आपका असेसमेंट ऑफ द मिटिगेशन प्लान विल थ्रेटन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ वल्नरेबल इकोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज एंड ट्रिगर्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट ऑन ऑब्जेक्शन ऑफ द एक्सट्रैक्शन लेजिस्लेशन एम्बली अप्लाई टू द, ये 1980 वाला ये तो अब कवर हो ही गया। फिर डेफिनेशन पे ये हो चीज़ हो रहा है। प्लस ये है कि इस सेंटर जो है अपने लॉज को स्टेट के ऊपर, जैसे कि क्या होता है फॉरेस्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये पहले ये स्टेट लिस्ट में था लेकिन बाद में इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो अभी कॉन्करेंट में है तो सेंटर और स्टेट दोनों पे पावर है इस पे लॉ बनाने का, लेकिन इसमें क्या है कि सेंटर अपना लॉज जो है ये स्टेट पे थोप रहा है, स्टेट के को लॉ की जो लॉज बनाने की जो पावर है उसको कम कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। तो ये भी एक एजिटेशन चल रहा है इस पर। ठीक है, तो अब यही बात है कि देखते हैं इस पर क्या होने वाला है। मिनिस्ट्री का भी यही जवाब है कि ये जो फॉरेस्ट है ये फ्यूचर के लिए अच्छा है, जो हमारा कमिटमेंट है जो पेरिस एग्रीमेंट का उसको पूरा करेगा। तो अब गोदावरमन केस के हिसाब से जो चीज़ें थी उसी के हिसाब से ये चल रहा है, तो देखते हैं आगे बात क्या होती है। अभी तो ये नॉर्मली बिल अभी कमेटी पे जांच हो रहा है, इस पर बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है आगे। तो बेसिक यही था कि क्या क्या अमेंडमेंट होने वाला, क्या क्या एजिटेशन इस पर चल रहा है। ठीक है, अगला ये कि ये वैसे भी कल बात हो चुका था इस पर कि व्हाट इज़ नाटो स्टैंड ऑन द यूक्रेन एंट्री। तो जैसे अभी मीटिंग हुआ था लिथुआनिया में, तो इसमें क्या क्या बातें हुई थी, नाटो की मीटिंग थी लिथुआनिया में। तो देखिए रिसेंटली हमको पता है कि फिनलैंड ज्वाइन किया है, स्वीडन के ज्वाइन करने पे टर्की जो एजिटेट कर रहा है। जैसे कि नाटो में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट मेंबर में आपके यूएस और टर्की, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। तो टर्की के अपोजिशन की वजह से स्वीडन ज्वाइन नहीं कर पा रहा है नाटो। ठीक है, अब क्या है कि नाटो 2008 से ही ये प्रॉमिस कर रहा है कि वो यूक्रेन को इसका मेंबर बनाएगा नाटो का। अब नाटो के मेंबर बनने से क्या होता है कि उसके 5 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि अगर एक मेंबर पे अगर अटैक होता है, आर्टिकल 5 के हिसाब से कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है, मतलब कि एक मेंबर पे अगर अटैक होता है तो सारे मेंबर मिलके उससे उस कंट्री को बचाएंगे, उस कंट्री के खिलाफ लड़ेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, अगर यूक्रेन मेंबर है नाटो का तो सारी कंट्री जितनी भी हैं नाटो की वो सब मिल के यूक्रेन के साथ हो जाएंगी और रसिया से लड़ेंगी। ठीक है, तो रसिया के खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं।
कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात होती है। तो ये बात यही चल रही है कि जैसे कि जेलेंस्की जो है वो बार बार प्रपोज़ कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए नाटो, बट ये ज्वाइन क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि बात ये है कि अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी है तो ये फिर वॉर होगा। अब ये वॉर की सिचुएशन होगी तो फिर क्या हो जाएगा, रसिया एक तरफ हो जाएगा और बाकी सारे जैसे कि ये नाटो के मेंबर एक तरफ हो जाएंगे। तो ये एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा। और रसिया और बाकी मेंबर्स जो नाटो के ये बोलते हैं कि अभी जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो अभी प्रिपेयर नहीं है थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए, ठीक है। इसलिए इसको यूक्रेन को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा नाटो से, ठीक है। तो जेलेंस्की इस पर अपने मतलब नाराज़ भी हैं कि क्यों नहीं ज्वाइन करवाया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत टाइम से 2008 से ही प्रपोज कर रहे हैं। उसी की वजह से ये वॉर भी हुआ था, नाटो के एक्सपेंशन की वजह से ही वॉर हुआ था, क्योंकि रसिया इसी चीज़ से मना करता था कि नाटो ज्वाइन नहीं करेगा यूक्रेन, जिसकी वजह से वॉर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और अभी भी नाटो अब क्लैरिफाई नहीं किया कि कब ज्वाइन करवाएगा यूक्रेन को, बट अभी की सिचुएशन ये है कि नाटो अभी तो मना कर रहा है यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करवाने से। बट फिर भी बैक एंड से वो सपोर्ट सारा दे रहा है, बैक एंड से सारे एम्स एमिनेशन सब कुछ दे रहा है, बट वो डायरेक्टली उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। डायरेक्टली इन द सेंस कि डायरेक्टली नाटो ज्वाइन नहीं करवा रहा है, क्योंकि डायरेक्टली अगर नाटो ज्वाइन करवाता है तो फिर वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ वो मूव हो जाएगा चीज़ सिचुएशन, ठीक है। तो वर्स्ट कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये न्यूज़ था, इसमें पूरा यही बात हुआ था इसमें। अगला आपका ये 28% जो ऑनलाइन गैम्बलिंग वाली जो ऑनलाइन गेमिंग और पे जो ये था, ये तो हम कल बात कर चुके थे इस पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जिसके बारे में बात किए थे। साइंस में टेक में भी मुझे कुछ खास आर्टिकल लगा नहीं जो बहुत डिस्कस करने लायक है। ये तो नॉर्मल आर्टिकल है जिसको आप रीड कर सकते हैं। तो आज संडे था, कुछ खास आर्टिकल बहुत अच्छा नहीं था, जो रेलेवेंट था मैं आपको बता चुका हूँ। आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, बाकी क्लैरिफाई हो जाएगा सारा, ठीक है।